हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे धरातल का रूप बदलने वाले कारक कि कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे बल हैं जिनकी वजह से हमारा जो धरातल है, जो पृथ्वी का धरातल है, इसका रूप में परिवर्तन आता है। ठीक है, इसके रूप में परिवर्तन आता है, इसमें चेंजमेंट आता है। तो उन कारकों के बारे में, उन बलों के बारे में हम पढ़ेंगे। वे कारक जो भूपटल के बनने व बिगड़ने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योगदान देते हैं, उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहा जाता है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, तो मतलब बे कारक जो भूपटल यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, उसके बनने और उसके बिगड़ने में डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, योगदान देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहा जाता है। और इसे किस प्रकार में विभाजित किया वो देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं बल। तो बल को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल और बाह्य बल से मतलब है ये बल जो है वो पृथ्वी के अंदर लगते हैं। जो अंदर की जो सतह है, पृथ्वी की जो भूपटल के अंदर की जो भाग है, उनमें ये बल लगते हैं। ठीक है, तो इन्हें डिवाइड किया गया आंतरिक बल में और बाह्य बल में। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर बल लगते हैं उन्हें आंतरिक बल कहते हैं, और जो पृथ्वी के बाह्य रूप से बल लगते हैं उन्हें कहते हैं बाह्य बल। ठीक है, आंतरिक बल को दो भागों में बांटा गया, दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक बल उन्हें कहते हैं जो अचानक लगते हैं। ठीक है, और पृथ्वी की सतह में परिवर्तन लाते हैं। इनमें भूकंप आ जाता है, आपका ज्वालामुखी आ जाता है और भूस्खलन आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता है भूकंप अचानक आता है, ज्वालामुखी अचानक फटती है। ठीक है, तो इसके कारण जो पृथ्वी की सतह है, ठीक है, या भूपटल है, उसमें परिवर्तन आता है, तो ये आकस्मिक बल में आ जाते हैं। दीर्घकालिक बल में महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी, जिसमें बलन और भ्रंश जैसी स्थितियां आती हैं। ठीक है, तो इनका दीर्घकालिक बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह में चेंजमेंट आने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए इसे दीर्घकालिक बल कहते हैं। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, जबकि आकस्मिक बल में क्या होता है? अचानक चीज़ें होती हैं। ठीक है, और पृथ्वी की सतह में चेंजमेंट आता है। तो ये आंतरिक बल के अंतर्गत आ गए। बाह्य बल की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, अपक्षय भी पढ़ा होगा और अपर्दन भी पढ़ा होगा। आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसमें हम पढ़ लेंगे आंतरिक शक्तियों के बारे में, आंतरिक बल के बारे में। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिन शक्तियों बलों की उत्पत्ति भूगर्भ में होती है और उनका प्रभाव भूपटल पर देखने को मिलता है, उन्हें आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। मतलब ऐसी शक्तियाँ जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, या ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं। जैसे पृथ्वी की आपने सतह देखी है, उसके काफ़ी अंदर ये शक्तियाँ या बल उत्पन्न होते हैं, और इनका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? तो भू सतह पर या भूपटल पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए इन्हें आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है? तो भूगर्भ में हो रही है, पृथ्वी के अंदर हो रही है, इसलिए इसे आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दीर्घकालिक बल। ठीक है, दीर्घकालिक बल आपको पता है आंतरिक शक्तियों या आंतरिक बल को हमने दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक दीर्घकालिक और एक आकस्मिक। तो दीर्घकालिक में आपका पहला आ गया पटल विरूपणी बल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत लंबवत व क्षैतिज संचलन आते हैं। लंबवत संचरण में महाद्वीप का निर्माण होता है और क्षैतिज संचरण में पर्वतों का निर्माण होता है। आपको पता है कि जो पृथ्वी की निचली सतह है वो प्लेटों से, उसमें प्लेटें चल रही हैं। ठीक है, प्लेटों से बनी हुई है, प्लेटें चल रही हैं, वो मूवमेंट करती हैं। तो कभी क्या होता है, इनमें मूवमेंट लंबवत होता है और कभी इसमें क्षैतिज मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इनके कारण क्या होता है? जो लंबवत मूवमेंट होता है उसकी वजह से महाद्वीप का निर्माण होता है, और जो क्षैतिज मूवमेंट होता है उसमें पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लेना। ये दीर्घकालिक बल में आता है। धीरे धीरे परिवर्तन, जो प्लेटें होती हैं वो खिसकती जाती हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पटल विरूपणी बल। अब दीर्घकालीन बल में पहला था आपका पर्वत निर्माणकारी बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसी हलचल जो क्षैतिज दिशा की तरफ होती है, जिसके फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। देखिए, क्षैतिज दिशा से मतलब है कि जब कोई चीज़ आमने सामने टकराती है तो आपको पता है कि एक चीज़ दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, जब आमने सामने से कोई चीज़ टकराएगी तो क्या होगा? एक चीज़ ऊपर चढ़ जाएगी उसके। ठीक है, ऐसी गति होती है ना, तो ऐसी पर्वतों का भी निर्माण होता है। ठीक है, कि दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं आमने सामने से आती हुई, और एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो ऐसे क्या होगा? पर्वतों का निर्माण होता है। अब इसमें जो पर्वतों का निर्माण होता है, तो आपने पर्वत देखे होंगे, उसमें कुछ हिस्सा होता है जो बहुत ऊपर होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर होगा, चोटी जो होती है, और कुछ हिस्सा होता है जो नीचे होता है। ठीक है, तो जो सब ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर घुमावदार मोड़ होता है, जैसे हम मोड़ को हम बलन कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। जो मोड़ होता है उसे हम बलन कहते हैं, और जो सबसे ऊपरी मोड़ होता है या सबसे ऊपरी बलन होता है उसे हम लोग अपनति कहते हैं, और जो निचला बलन होता है उसे हम लोग अभिनति कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को। अब देखिए, नीचे दिया भी गया कि बलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फोल्डिंग कहते हैं। पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू परिवर्तन के द्वारा सैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इस मोड़ को बलन कहते हैं। ठीक है, तो जो क्षैतिज भू परिवर्तन होता है, इससे क्या होता है? जो सैल होती हैं उसमें लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, आपस में कोई चीज़ टकरा रही है, ठीक है, एक दूसरे के पास जाती जा रही हैं, तो क्या होगा? वो चीज़ मुड़ जाएगी। जैसे अपने हाथ आप खोलकर एक दूसरे के पास ले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं तो आपको पता है कि हाथ एक दूसरे के पास ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ज़्यादा बल लग रहा है तो वहाँ सीधा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ऐसी चट्टानों में भी है।
कि उसमें क्या होता है कि लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं और उस मोड़ को हम लोग बलन कहते हैं या फोल्डिंग कहते हैं। इस उभार जिसमें जो उभार होता है ऊपर की साइड, इसे अपनति कहते हैं, और जो भीतरी भाग में उभार होता है उसे हम लोग अभिनति कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना, एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो ऊपरी उभार है इसे अपनति कहेंगे और जो भीतरी भाग है उसे अभिनति कहते हैं। इसके बाद बलन के प्रकार दिए गए हैं, ठीक है, कि एक होता है सम्मित बलन। इसमें क्या होता है, जब ऐसा बलन हो जिसमें चट्टान की जो भुजाएं हैं वो समान रूप से झुकी हों हर हिस्से पे, ठीक है, तो वो सम्मति बलन हो जाता है। दूसरा होता है आपका असम्मति बलन। इसमें क्या होता है, ऐसा बलन जिसमें एक भुजा तो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है और दूसरी कम झुकी हुई है, ठीक है, तो ऐसी असम्मति बलन कहलाता है। इसके बाद एक नति बलन आता है, अधिबलन आता है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक एग्जाम में ये पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो PDF में आपको दूंगा उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नति बलन ही बलन के प्रकार हैं, अधिबलन, फिर है आपका समनत बलन और परिबलन, ये सारे बलन के प्रकार हैं। और लास्ट है आपका अधिक्षिप्त बलन। अब हम पढ़ेंगे भ्रंश के बारे में कि भ्रंश क्या होता है। तो भ्रंश इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉल्ट, ठीक है। क्षैतिज भू परिवर्तन से उत्पन्न दबाव या तनाव के कारण सेल के टूटकर अलग होने को भ्रंश कहते हैं। इस क्रिया के समय दो प्रकार की आकृतियों की रचना होती है। पहला रिफ्ट घाटी, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा आपका खंड या ब्लॉक पर्वत, या जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। याद रखना, जो क्षैतिज भू परिवर्तन होते हैं, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि चट्टानें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो उससे उसके दबाव और तनाव के कारण क्या होता है, जो सेल होती हैं वो टूट जाती हैं, और जब टूट कर अलग हो जाती हैं तो उनसे दो आकृतियों का निर्माण होता है। पहले तो टूट कर जो अलग होती है उसे हम लोग भ्रंश कहते हैं, और जब ये अलग होती है, ये क्रिया होती है, इससे क्या होता है, दो आकृतियों का निर्माण होता है। पहला रिफ्ट वैली और दूसरा आपका ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो भ्रंश के कारण निम्नलिखित कलाकृतियाँ बनती हैं, जिसमें आपका भ्रंश घाटी या रैम्प घाटी आ जाता है, भ्रंशोस्त पर्वत आ जाता है आपका, जिसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा आपका हॉस्ट पर्वत, ठीक है। तो ये 3-4 आकृतियाँ बनती हैं, इनके नाम याद रखना। भ्रंश घाटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब भ्रंश के बारे में जान लेते हैं कि भ्रंश किसे कहते हैं। तो भ्रंश को इंग्लिश में फॉल्ट कहते हैं। क्षैतिज भू परिवर्तन से उत्पन्न दबाव या तनाव के कारण सेल के टूटकर अलग होने को भ्रंश कहते हैं। इस क्रिया के समय दो प्रकार की आकृतियों की रचना होती है। पहली रिफ्ट घाटी और दूसरी खंड या ब्लॉक पर्वत, ठीक है। होता क्या, जब क्षैतिज भू परिवर्तन होता है प्लेटों में, तो उससे क्या होता है कि कुछ दबाव या तनाव उत्पन्न होता है, जिससे क्या होती हैं, जो सेल होती हैं वो टूटकर अलग हो जाती हैं। जब वो अलग होती हैं तब किसका निर्माण होता है, तो भ्रंश का निर्माण होता है। और इस क्रिया के समय दो आकृतियाँ बनती हैं, पहला रिफ्ट घाटी और दूसरा खंड या ब्लॉक पर्वत। अब भ्रंश के कारण निम्नलिखित कलाकृतियाँ बनती हैं। पहला आपका रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी, रैम्प घाटी, भ्रंशोत्त पर्वत, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन कहते हैं या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। फोर्थ है आपका हॉस्ट पर्वत, ठीक है। तो ये 4-5 आकृतियाँ जो बनती हैं भ्रंश के कारण, ये हैं। और देख लेते हैं इसमें क्या है। तो भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, पहले इसे जान लेते हैं। इसे रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। इसके निर्माण में दो चट्टानों के मध्य का भाग भ्रंश के प्रभाव से नीचे चला जाता है। भारत में नर्मदा, ताप्ती नदी घाटियाँ भ्रंश घाटियों के ही प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब होता क्या, जैसे आप मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी है हमारी, वो प्लेटों पर स्थित है, ठीक है, प्लेटें हैं, उसके ऊपर हमारी पृथ्वी स्थित है। अब जब प्लेटें क्या होती है नीचे की, उसमें आपको पता गति होती रहती है। जब गति विपरीत दिशा में हो रही है तो क्या है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब प्लेटें अब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जिन हिस्सों पर ये प्लेटें टिकी हुई हैं, इनके जो ऊपर का हिस्सा होगा उस पर दबाव पड़ेगा, ठीक है। दबाव पड़ेगा तो दबाव के कारण वो क्या होगा, हिस्सा नीचे आ जाएगा। जब वो हिस्सा नीचे आ जाएगा और बाकी का जो हिस्सा हो जाएगा वो अपने आप ही ऊपर दिखने लगेगा, ठीक है। वैसे तो सब चीज़ें बराबर थी, लेकिन जब क्या हुआ, नीचे से प्लेट हट गई एक हिस्से से, तो क्या हुआ, जो ऊपर का जो भाग था वो नीचे चला आया, ठीक है, नीचे ढस गया, और जो नीचे जो बराबर का हिस्सा था वो तो ऊपर दिखना ही लगेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग भ्रंश घाटी, ठीक है। कि जब क्या होता है कि जो साइड की चीज़ें बड़ी होती हैं, ऊपर होती हैं, और बीच का जो हिस्सा होता है वो ढस जाता है, तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और भारत में जो नर्मदा नदी है और जो ताप्ती नदी है, ये भ्रंश घाटियों में ही बहती हैं, ठीक है। क्योंकि इनके आसपास का जो हिस्सा है वो काफ़ी ऊपर है, ठीक है। वो एक तरीके से आप कह सकते हैं पर्वत हैं आसपास, और जो बीच का हिस्सा है वो बिल्कुल ज़मीन में है, बिल्कुल धंसा हुआ है, और उसी में ये नदियाँ बहती हैं। इसलिए इसे नर्मदा, ताप्ती नदी घाटियाँ कहा जाता है या भ्रंश घाटियाँ कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को। अगर एग्जाम्पल पूछे जाए भ्रंश घाटियों के भारत में, तो नर्मदा, ताप्ती जो नदी घाटियाँ हैं वो भ्रंश घाटियों के ही उदाहरण है। याद रखना इस चीज़ को। अब आप फिगर से भी देख के समझ सकते हैं कि देखिए जो प्लेट है वो क्या हुआ, इनमें परिवर्तन हुआ, थोड़ा एक दूसरे से दूर चली गई, तो इससे क्या हुआ, जो ऊपर का हिस्सा है वो धंस गया नीचे की तरफ। अब जो पहले तो बराबर था सब कुछ, अब क्या ऊपर वाला हिस्सा नीचे धंस गया, तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, ठीक है। इस फिगर से देखकर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब जो दूसरी कलाकृति बनती है वो है आपकी ब्लॉक पर्वत,
इसे हम लोग ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। रिफ्ट घाटी के विपरीत दिशा में दो समानांतर प्रायः मध्यवर्ती भाग में उभार या उत्थान हो जाने के कारण ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इसी उदाहरण है। कहने का मतलब है अब क्या हो रहा है कि बीच वाले हिस्से में तो उभार आ जाता है, लेकिन जो साइड की चीज़ें वो बराबर रहती हैं। तो जब बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और साइड की चीज़ें बराबर रहेंगी तो क्या होगा, ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा। क्योंकि अब क्या है कि पर्वत के जो साइड हैं दोनों, इसमें आपके भ्रंश घाटियाँ हैं और बीच का हिस्सा ऊपर है, तो ये दोनों साइड से भ्रंश घाटियों से ढक जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। और भारत में जो सतपुड़ा पर्वत है ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के दोनों साइड में कौन सी नदियां बहती हैं, तो दोनों साइड भ्रंश घाटियां हैं जिनमें आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बहती है, और बीच में आपका जो पर्वत है वो आपका सतपुड़ा पर्वत है। तो कह सकते हैं ना कि दोनों साइड भ्रंश घाटियां हैं, बीच का हिस्सा ऊपर उठ गया है, उसे हम लोग सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाता है। देखिए फिगर में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल रही होगी। अब तीसरे हमारे बलित पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका निर्माण बलन के कारण होता है। भूपटल की दो प्लेटों के आपस में टकराने से किनारे ऊपर उठ जाते हैं और विशाल मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। इन्हें बलित पर्वत कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एशिया में हिमालय, यूरोप में काकिकस या ऑल्प्स, दक्षिण अमेरिका में एंडीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज। ये सारे बलित पर्वत के उदाहरण हैं, इन्हें याद कर लेना। इनका निर्माण कैसे होता है, तो बलन के कारण होता है, मतलब फोल्डिंग के कारण होता है। अब ये बलन क्यों आता है, भूपटल की जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनके जो किनारे होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, और जब ये ऊपर उठते हैं तो क्या होता है कि विशाल मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, और इन्हें बलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो बलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इनके याद रखना, एशिया में जो हिमालय है वो बलित पर्वत का उदाहरण है, या कह सकते हैं जितनी भी नई श्रेणियां बनी हैं वो सारी बलित पर्वत के उदाहरण है। जो अभी बनी है, मतलब अगर ईयर वाइज देखा जाए तो सबसे लास्ट में जिन पर्वतों का निर्माण हुआ वो ज़्यादातर बलित पर्वत है। यूरोप में आपका आल्प्स आ जाता है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, ये सारे बलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।